Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a poem and the poem name is Elegy Written in Country Churchyard, which is written by the great poet Thomas Gray. This is the third video on this particular topic, Elegy Written in Country Churchyard. So let's begin. Students, इसके हमने 24 लाइन्स पढ़ ली है. फर्स्ट वीडियो में हमने 12 लाइन्स डिस्कस की थी. देन सेकंड वीडियो में फिर से हमने 12 लाइन डिस्कस की. देन थर्ड वीडियो में हम आज फिर से 12 लाइन एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको. तो आप दोनों वो वीडियो देखें, उसके बाद ये थर्ड वीडियो पे आएँ. आपको जैसे आपने दो वीडियो देखे हैं तो आपको आइडिया लग गया कि पोएम में क्या चल रहा है. यहाँ जो है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उन लोगों पे कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री में जो चर्चयार्ड बना हुआ है वहाँ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल. तो ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही है इस पोएम में. और जो हार्ड वर्कर है लाइक फार्मर, उनके बारे में बताया जा रहा है. ये पोएम शुरू होती है इवनिंग के टाइम से. मीन्स इवनिंग में जब जो है जो भी भेड़ बकरियां गाय वगैरह जो भी अपने चारागाह को की ओर वापस लौट कर आ रही हैं, और जो फार्मर्स हैं, जो प्लॉमिंग्स हैं, जो बहुत थके हुए हैं, वो अपने घर की ओर लौट कर आ रहे हैं. और उसके बाद बताया गया है कि उसी बीच में एक उल्लू बैठा हुआ है जो मून से कंप्लेन कर रहा है कि उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है. उसके अलावा जो लोग जो गांव के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उनके जो फोर फादर्स हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और वो कहाँ उनको दफनाया गया है, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया. चर्चयार्ड में उनको दफनाया गया है बाहर यू ट्री के जो है शेड के नीचे. और जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनको चर्चयार्ड के अंदर दफनाया गया है. तो ये जो कुछ बातें हैं वो हमने दोनों वीडियो में देखी थी. आप वो दोनों वीडियो देखें. अब हम आज थर्ड वीडियो का जो है, इसमें जो 12 लाइन्स है उनको देखते हैं. सो लेट्स बिगिन. एक बार आप रीड कीजिए. Off did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stalk. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. Nor canter here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor, the boast of hut dried, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits like the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. So ये जो लाइन्स है, ये एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की 12 लाइन्स है. इनको मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पोएट बोल रहा है, ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, कि जो लोग प्लॉमिन हैं, जो फार्मर्स हैं, जो विलेज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके अगर मेहनत के बारे में बताया जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर और मेहनती हुआ करते थे. और वो क्या करते थे, अपनी हार्वेस्ट को, अपनी फसल को काटते थे. किससे? अपने यील्ड इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे जो है क्रॉप्स जो है कटती है, ये सिकल सॉरी. सो वो क्या करते थे, ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, अपने सिकल यील्ड से क्रॉप्स को काटते थे. जो कहाँ के लोग थे? गांव के लोग थे. अपने हंसिए से, एक तरह से आप बोल सकते हो हंसिए से. ठीक है. फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है? ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, जो गांव के लोग हैं वो अपनी हार्वेस्ट को, अपनी क्रॉप्स को, देयर सिकल यील्ड, अपने, देयर मीन्स खुद के बारे में बता रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो खुद के सिकल यील्ड, अपने औजार जिससे कि फसल काटी जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ हंसिया, उससे अपनी हार्वेस्ट को काटा करते थे. ठीक है. इसके अलावा देयर फोरो ऑफ द स्टबन ग्लेब हैज़ ब्रोक. फोरो इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे क्रॉप जो है कटती है. तो वो कह रहे हैं कि क्या करते थे वो, देयर फोरो ऑफ द स्टबन ग्लेब हैज़ ब्रोक, उनका जो हथियार था जिससे कि फसल काटी जाती थी, या उनके पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो क्या करते थे, स्टबन मतलब एकदम कठोर, ग्लेब मतलब आप बोल सकते हैं कि पत्थर, बहुत ज़्यादा हार्ड जो पत्थर होते थे, हैज़ ब्रोक, उनको वो काटते थे. मतलब वो कितनी मेहनत करते थे पत्थर को काटने के लिए. बहुत ज़्यादा स्टबन, बहुत ज़्यादा हार्ड, ग्लेब मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन्स को, हैज़ ब्रोक, वो अपने जो है तोड़ते थे. किससे? अपने फोरों से. ठीक है. ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, वो अपने हार्वेस्ट को अपने सिकल से, अपने इंस्ट्रूमेंट से क्या करते थे, जो है काटते थे अपनी क्रॉप्स को. देयर फोरो ऑफ द स्टबन ग्लेब
हैज ग्रो। और वो क्या करते थे, अपने फोरों से, अपने इंस्ट्रूमेंट से, ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनके पास था जिससे कि वो क्या करते थे, स्टबन, बहुत ज़्यादा हार्ड जो स्टोन होते थे उनको तोड़ते थे। हाउ जॉकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अपील, वो कितने ज़्यादा खुश रहते थे अपनी टीम के साथ। देखो, एक फार्मर होगा, उसकी टीम क्या होगी, उसकी टीम जिससे वो खेत जोतते हैं, इससे जोतते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं कि बैल हो गए, गाय हो गई। तो वो कहना चाह रहे हैं हाउ जॉकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अपील, वो कितने खुश रहा करते थे ड्राइव करके अपनी टीम को, अपने फील्ड में, अपने खेत में अपनी टीम को ड्राइव करके चला के वो कितने ज़्यादा खुशी से रहते थे। जोकन मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीली, टीम उनकी जो भी हॉर्सेस की बोल दो आप, या फिर बोल सकते हो कि जो भी गाय की, किसी की भी जो जोतने के काम आता है, खेत जोतने के जो भी जानवर काम आते हैं, वो जानवर जो हैं उनको टीम बुला के अफील्ड मतलब अपने खेत को। हाउ जॉकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, वो कितने खुश हुआ करते थे ड्राइव करके अपनी टीम को अपने फील्ड में। देन हाउ बोर्ड द वुड्स बेनिथ देयर स्टडी स्ट्रोक, वो कितने ज़्यादा, हाउ बोर्ड द वुड्स, वो अपने वुड्स, जो भी उस खेत में जो भी वुड्स होती थी, जो भी लकड़ियाँ होती थी, ठीक है, उससे वो क्या करते थे, काट देते, कुल्हाड़ी से काट देते थे। स्टडी स्ट्रोक मतलब बहुत ज़्यादा तेज से मारना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मारना, किसको, वुड्स को। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मारने से जो भी एक्स होती थी, उनकी जो भी कुल्हाड़ी होती थी, उनसे जोर की चोट मारना जिससे कि वुड्स कट जाए। तो हाउ बोर्ड द वुड्स बेनिथ देयर स्टडी स्ट्रोक, वो कैसे अपने जो है स्टडी स्ट्रोक से, तेज मार से, एक्स की तेज चोट से वुड को काटते थे। ठीक है, ये 4 लाइन आपको क्लियर हो गई। ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल इन, वो कैसे इतने ज़्यादा हार्ड वर्कर थे कि अपने सिकल यील्ड से, अपने औजार से जो है हार्वेस्ट को जो है काटते थे। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हार्ड पत्थर होते थे उनको वो तोड़ते थे, अपने जो भी उनके पास फोरो होता था, जो भी पत्थर काटने का कोई मशीन होती थी उससे। उसके अलावा वो कितने खुश रहते थे अपनी टीम को अपने खेत में ड्राइव करके। कौन सी टीम, जो घोड़े की या बैल की या गायों की जो टीम है, जिससे कि क्या होता है, खेत जोता जाता है, उनको चलाकर उन खेतों में वो कितने खुश हुआ करते थे। उसके अलावा वो अपनी एक्स की, अपनी कुल्हाड़ी की जोरदार धार से, जोरदार टक्कर से वो वुड्स को भी काटा करते थे। मतलब वो कितने, इन 4 लाइन का एक ही मीनिंग मान लो आप कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हार्ड, कौन से फार्मर, जो गांव में रहते हैं। ठीक है, अब जो है पैसे वाले लोगों को बोला गया है कि देखो वो तो इतने हार्ड वर्कर हैं, आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय, कि आपको उनके एम्बिशन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक मतलब मजाक उड़ाना। देयर यूज़फुल टॉयल मीन्स उनका बहुत ज़्यादा यूज़फुल मतलब हार्ड वर्कर वो थे, तो हार्ड वर्क जो है उनका, उस पर हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसको बोल रहे हैं? ऐसे लोग जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो फार्मर्स की या जो पुअर लोगों की मजाक उड़ाते हैं, उनको बोला गया है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूज़फुल टॉयल। उनके यूज़फुल टॉयल को, उनके हार्ड वर्क को तुम मॉक मत करो, उनके हार्ड वर्क को तुम मजाक में मत उड़ाओ। देयर होमली जॉयज़ एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनकी छोटी छोटी खुशियों को, होमली जॉयज़ को, उनके भाग्य को, है ना, उनके अब ऑब्सक्योर मतलब अनजान होने को तुम मजाक में मत ले। अगर वो कुछ नहीं जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम उनका मजाक उड़ाओ। उनकी छोटी छोटी खुशियों का या उनके भाग्य का अब उनको चांस ही नहीं मिला है कहीं कुछ अपना भाग्य आजमाने का। वो हमेशा गांव में रहे, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं और खा पी रहे हैं, तो तुम उनका मजाक मत उड़ाओ। तो क्या मतलब हो गया इन लाइन का? लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, उनके एम्बिशन का तुम मजाक मत उड़ाओ, उनके यूजफुल टॉयल का, उनके हार्ड वर्क का। उसके अलावा उनकी छोटी छोटी होमली जॉयज़ का, घरेलू खुशियों का, डेस्टिनी भाग्य का, या ऑब्सक्योर मतलब उनके अज्ञानता का तुम मजाक मत उड़ाओ। नॉर ग्रेंड्योर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, तुम अपनी चमक धमक से, ग्रेंड्योर मीन्स चमक धमक से, विद डिस्डेनफुल स्माइल मीन्स घमंड की जो तुम्हारी ये स्माइल है, उनसे तुम ऐसे गरीब लोगों का, विलेजर्स का मजाक मत उड़ाओ। नॉर ग्रेंड्योर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल अनाल्स ऑफ द पुअर, क्योंकि जो ये गांव के लोग हैं, जो बेचारे पुअर लोग हैं, उनकी जो एनल्स है,
ANN, ये जो स्पेलिंग है ANNALS, तो ANNALS मीन्स है उनकी जो भी हिस्ट्री है, जो भी उनके एंसेस्टर्स की हिस्ट्री है या उनका जो इतिहास है वो बहुत ही सिंपल है, उनकी स्टोरी बहुत सिंपल है, उनकी तुम मजाक मत उड़ाओ। द शॉर्ट एंड सिंपल अनाल्स ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी स्टोरी बहुत ही सिंपल सी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही सिंपल लिविंग वाले लोग हैं, वो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, तो तुम उनका अपने ग्रेंड्योर से, अपनी चमक धमक से, डिसडेनफुल स्माइल से उनका मजाक मत उड़ाओ। उसके बाद कह रहे हैं द बूस्ट ऑफ द Haldai, the pomp of power and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits like the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. यहाँ जो है पोएट ने बहुत ही फिलोसॉफिकल बात बोली है। वो कह रहा है कि इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला हो जाओ, पर सब क्या है, डेथ के स्लेव हैं, सब हम डेथ के गुलाम हैं। डेथ तो सबकी आनी ही है, चाहे हम कितने भी सुंदर हैं, चाहे हम कितने भी पैसे वाले हैं, चाहे हमारा लाइफ स्टाइल कैसा भी हो, पर हमारे को डेथ निश्चित रूप से आएगी। डेफिनेटली हम मृत्यु के हाथों का एक खिलौना है, ठीक है, एक पपेट है। तो ये कह रहे हैं कि देखो ये जो है द बूस्ट ऑफ हार्डलाई, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, कि जो लोग चाहे कितने भी सिटी में रह रहे हो, शहरों में रहने वाले लोग हैं या उच्च वंशावली वाले लोग हैं, वो खुद को चाहे कैसा भी समझ लो, लास्ट में क्या है, उनको डेथ आनी ही आनी। चाहे वो अपने आप को कितनी भी ज़्यादा उन्होंने फेम हासिल कर ली हो या कितने भी पावरफुल हो, कितने भी महान हो, बट क्या है, डेथ की नज़रों में, मृत्यु की नज़रों में, धनी हो, निर्धन हो, उच्च हो, ऊंचा हो, नीचा हो, है ना, कोई प्रसिद्धि वाला हो या कोई अज्ञान हो, सब क्या है, एक समान है। द बूस्ट ऑफ द हल्ड्राई, द पॉम्प ऑफ पावर, सब चाहे कोई कितना भी, बूस्ट ऑफ हल्ड्राई मीन्स चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, किसी भी इंसान की कितनी भी अच्छी वंशावली रही हो, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो चाहे कितने भी उच्च कुलीन रहे हों, उच्च वंशावली उनकी रही हो, चाहे तो द पॉम्प ऑफ पावर, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली हो, महान हो, ठीक है, ऑल दैट ब्यूटी, ये जितनी भी ब्यूटी है उनकी, चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, ऑल दैट वेल्थ, कोई कितना भी पैसे वाला हो, ओवर गेव अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आर, हर एक घंटे उसके लाइफ के क्या है, डेथ के नज़दीक जा रहे हैं, उसकी लाइफ के हर एक घंटे जो है डेथ के नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, पाथ्स ऑफ ग्लोरी जो है वो लीड करती है बट फिर भी वो ग्रेव में जाती है। बट टू द ग्रेव मतलब वो चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, उसको भी ग्रेव में जाना ही है। तो यहाँ क्या दिखाया गया है, द सिटी ड्वेलर्स एंड सोफिस्टिकेटेड पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, मस्ट रियलाइज दैट द एंड ऑफ एवरी मैन, उनको बताया जा रहा है कि हर इंसान का जो है मृत्यु जो है, एंड जो है वो बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल डेथ जो है आनी है, चाहे तो वो क्या हो, आप चाहे कितना भी डिफ्रेंशिएट कर लो, रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, नॉन एंड ऑब्सक्योर, ग्रेट एंड स्मॉल, बट इन द आइज ऑफ डेथ ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हैं। All the persons who want fame and glory in different walks of their will certainly die one day. हम पक्का निश्चित रूप से, चाहे कितने भी कोई किसी ने प्रसिद्धि हासिल कर ली हो, certainly die, वो निश्चित रूप से मरेंगे। Even one has any right to mock at the, even the entire wealth of the world cannot make them immortal. चाहे पूरी दुनिया की अगर आप वेल्थ लगा भी दोगे तो भी आपको कोई भी इंसान इमॉर्टल जो है नहीं बना सकता, आप इमॉर्टल नहीं बन सकते। इवन द एंटायर वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट मेक देम इमॉर्टल, सो नो वन हैज़ एनी राइट टू मॉक एट द सिंपल एंड अनइवेंचुअल लाइफ ऑफ फार्मर्स, द रिच एज वेल एज द पुअर, द पावरफुल एज वेल एज द हम्बल विल डाई वन डे। ये तो आप सबको पता है, ये निश्चित है कि आप चाहे कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी गरीब हों, कितने भी सुंदर हों, कितने भी ग्लोरी के पाथ पे चल रहे हों, आपको भी एक दिन कब्र में ज़रूर जाना है, ग्रेव में ज़रूर जाना है, यही जीवन की सच्चाई है। सो आई होप आपको ये जो लाइन्स है समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ फार्मर्स के हार्ड वर्किंग के बारे में बताया गया कि वो कितने हार्ड वर्कर हुआ करते थे। उसके बाद बताया गया है कि जो भी पैसे वाले लोग हैं उनको उन पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल है, उनकी लाइफ की हिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, वो बहुत सिंपल लिविंग वाले लोग हैं। उसके बाद बताया गया है, एक फिलोसफिकल बात बोली गई है कि इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला हो,
रिच एंड पुअर, लो एंड हाई, ठीक है, कोई कैसा भी हो, ऑब्सक्योर एंड नॉन, बट सबके लिए क्या है, डेथ जो है निश्चित है, सर्टेनली डाई वन डे, निश्चित रूप से इंसान मरेगा, है ना। किस पूरे आपके वर्ल्ड की वेल्थ भी आपको इमॉर्टल नहीं बना सकती। कीप इन योर माइंड दिस थिंग, कीप इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में ये बात ज़रूर रखें और आप खुद अपने पे भी अप्लाई करें। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स बोली हैं यहाँ टॉमस ग्रे ने। सो ये लाइफ की निश्चितता है, ये बहुत ही फिलोसफिकल बात है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया जो भी आज मैंने 12 लाइन्स एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसकी 12 लाइन्स देंगे। वो पोएम जो है ये बहुत बड़ी है, पर ये हमारी रिविज़न क्लास चल रही है, तो मैं आपको हर वीडियो में कुछ कुछ लाइन्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ये हमारे BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में MDS यूनिवर्सिटी के तो है ही। तो आप इस पोएम को देखें, इसकी लाइन्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सारे पार्ट को देखें, तभी आपको क्लियर होगा। थैंक यू।